वेलकम टू लर्नर्स राय एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाला है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पेपर के बारे में। पेपर 1 पार्ट नंबर 14 तक आ चुका हूँ। बाकी सारे पार्ट्स और रिवाइज करते रहिएगा। मैं सिलेबस प्रोवाइड करा दिया था पेपर 1 का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, तो जाकर उसको देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। और वहाँ पे मैं ना रस इसलिए नहीं डाला था क्योंकि रस जो है ट्रेंड जो है नहीं है पूछा जाने का। रस जो आप लोग पढ़ते होंगे, टोटल 9 तरह का जो रस होता है, तो उसमें रस नहीं मतलब ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं डाला था। तो कभी कभी मैं जब क्वेश्चन डिस्कस वगैरह किया था, जैसे देखे होंगे कि पास्ट पेपर में जितना पार्ट 14 तक आया, कहीं कहीं रस वगैरह थोड़ा बहुत डाल दिया हूँ। तो वो अभी ग्रामर का पार्ट है, लेकिन झारखंड का जो देखिएगा सीजीएल में पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में से। ओके, इसीलिए मैं नहीं डाला था। तो चलिए यही सारा बात है। तो जाके देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, अभी डिमांड कर रहे थे आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नियत खराब करना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना, प्राप्त करने की इच्छा होना, या संग्राम में मारा जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है संग्राम में मारा जाना। तो खेत रहना बहुत एक फेमस मुहावरा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसका अर्थ होता है संग्राम में मारा जाना। तो कोई युद्ध वगैरह में मारा जाता है, संग्राम मतलब युद्ध होता है, लड़ाई होता है। तो वहाँ पे अगर कोई मारा जाता है तो बोलता है कि वह खेत रह गया, मतलब खेत में ही रह गया, घर पे लौटा ही नहीं। ऐसा इसको अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ मुहावरा होता है, जैसे मैं बता दूं कि 1 को 11 करना। क्या करना? 1 को 11 करना। इसका क्या अर्थ होता है? 3 को 13 करना। 3 13 होना, मतलब 3 13 हो जाना क्या होता है? 1 को 3 करना। ये सब 3 मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। 1 को 11 करने का अर्थ होता है ना, एकता में बल होना। क्या होना? एकता में बल होना, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, समझते हैं ना? तो एकता में बल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 1 को 11 करना। 3 13 करना का मतलब होता है, 3 13 करना मतलब बिखर जाना। क्या होता है? 3 13 का अर्थ मुहावरे का अर्थ होता है बिखर जाना। 1 को 3 कर, यानी 1 को 3 कर दिया। क्या कर दिया? 1 को 3 कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा गया। तो सारे कुछ कुछ मुहावरे होते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, पगड़ी उछालना का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन बताइए, एक पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चलिए, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। जहर उगलने का अर्थ होता है अनुचित बात बोलना। चिराग गुल हो जाने का मतलब मृत्यु हो जाना। नमक हराम होना का मतलब होता है उपकार न मानना। क्या होता है? उपकार न मानना। नमक हराम होना मतलब होता है उपकार न मानना। नहीं बोलते हैं कि नमक हराम हो गया, तुम इतना सारा खिलाया पिलाया तुमको, जब मेरा जोरी पड़ा तो तुम पलट के भी नहीं देख रहे हो। इसका होता है नमक हलाल होना। क्या होना? नमक हलाल होना मतलब उपकार मानना। तो आप लोग नमक हलाल बनिएगा, नमक हराम किसी का मत बनिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चारण काव्य की भाषा क्या है? देखिएगा थोड़ा सा राजस्थान वाले रीजन में तो एक चारण काव्य है, राजपूत वगैरह के बारे में इसको बोला गया है। तो उसकी भाषा देखने को मिलेगा आपको, क्या है? डिंगल, प्राकृत, तो अवहट भाषा या फिर ब्रज भाषा। तो इसका देखिए अवहट भाषा है ना। कहा जाता है कि अवहट भाषा जो है अपभ्रंश भाषा है, वहीं से उत्पन्न हुआ है। अब लोग लगभग 11वीं से लगभग देखिएगा 14वीं शताब्दी तक जो है से लेखक जो है से इसका बहुत यूज किए थे ना, तो उसको अपभ्रंश है, अपभ्रंश भाषा विकसित हो गया है। और ये देखिए होता क्या है कि अवहट भाषा ऐसे भाषा को मतलब बोला गया था, जब इसको सर्च कर रहा था तो कोई भाषा आप लोग यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे मतलब विकसित होकर व्याकरण का रूप लेने लगे, तो उसे भाषा को अवहट भाषा बोला जाता है, अपभ्रंश से ही उत्पन्न है। बाकी ब्रज भाषा तो आप लोग जानते होंगे कितना बोला जाता है उधर, कृष्ण जी यूज करते थे उधर। तो ब्रज भाषा हो गया, बहुत सारे लोग जो हैं से मतलब यूज करते हैं अभी भी। तो अवहट भाषा आपको इसका हो गया चारण काव्य की भाषा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नारद का अर्थ क्या होता है? इसका मैं डाला भी था कहीं से, कम्युनिटी में डाला होगा या तो टेस्ट में डाला होगा। तो देखिए नारद का जो अर्थ होता है ना, कहीं कहीं तो आंसर इसका मिल रहा था बिना विभाजित, और कहीं कहीं मिल रहा था लड़ाई झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति तो जो नारद का अर्थ होता है वो बिना विभाजित चलेगा। क्या चलेगा? नारद का अर्थ होता है बिना विभाजित, जिसको विभाजित नहीं किया गया है उसको बोलते हैं नारद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमेडी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड, ओके, समानार्थी शब्द। चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या फिर रोशनी, क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका कॉमेडी का अर्थ होता है चांदनी। क्या होता है? कॉमेडी का अर्थ होता है चांदनी। बाकी चंद्रहास देखिएगा तो चंद्रहास आप लोग नाम सुने हैं, जो रावण का तलवार था उसको भी चंद्रहास बोला जाता है, ओके। तो चंद्रहास की चमक वगैरह बहुत सारे रामायण वगैरह देखे होंगे तो आप लोग उसमें यूज बहुत ज़्यादा किया गया है। ज्योति रोशनी इसका मतलब तो उजाला होता है ना, तो दोनों का अर्थ हो गया उजाला, ओके। बाकी कॉमेडी का अर्थ हो गया चांदनी, और सारे परिवाची शब्द अभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, वत्स का तद्भव क्या होगा? तो वत्स का तद्भव जो होता है ना, वत्स का तद्भव बताया था ना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, जो संस्कृत भाषा से ज्यों को त्यों ले लिए गए हैं शब्द उसको तत्सम बोला जाता है।
और जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम लोग संस्कृत से लिए उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। ओके, जो विदेशों से लिया गया भाषा उसको विदेशी शब्द बोलते हैं, जैसे अरबी वगैरह फारसी वगैरह हो जाता है। ओके, तो ऐसे हो जाता है, तो देख लीजिएगा। तो ऐसे शब्द होता है। बाकी जो देशज शब्द होता है वो होता है जिसका उत्पत्ति के बारे में पता ना हो। तो यहाँ से इसका वत्स का तद्भव बेटा होता है। क्या होता है? वत्स का जो तद्भव होता है बेटा। देखिए बेटा, संतान, वारिस वगैरह आपको लग रहा होगा, ये सब इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, तद्भव नहीं हो सकते हैं। तद्भव थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटा मतलब संतान भी होता है, वारिस भी होता है, तो उसको लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि आपसे सिर्फ पार्टिकुलरली तद्भव शब्द बोला है। तत्सम से मतलब परिवर्तित होकर बना क्या है, आपको पर्यायवाची नहीं पूछा गया उसका। ओके, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। और कल झारखंड का वीडियो नहीं डाला इसलिए गुस्सा हो रहे थे आप लोग। इतना मैनेज कैसे करूं, मतलब देखिए करता हूं, आज तो आ ही जाएगा। आधी रात को हिंदी में क्या कहते हैं? यामिनी, निशित, विभावरी या फिर सरवरी। तो देखिए आधी रात को हम लोग निशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशित। आधी रात को ही बोलते हैं सिर्फ निशित। बाकी यामिनी, ओके, यामिनी, विभावरी और सरवरी तीनों का मतलब रात्रि ही होता है, रात होता है। ओके, चलिए समझ आ गया। यामिनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि ही होता है। विभावरी, सरवरी सबका मतलब होता है रात्रि। और जो आधी रात होता है ना उसको हम लोग निशित बोलते हैं। क्या बोलता है? निशित। ठीक है, निशित। ओके, चलिए बाकी आप लोग से एक क्वेश्चन है, दामिनी का अर्थ बताइए। जो दामिनी है उसका अर्थ बताइए। दामिनी मूवी में है, तारीख पे तारीख। तो क्या हो गया आपका आंसर? निशित हो गया। देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निष्कलंक का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या होना चाहिए निष्कलंक का संधि विच्छेद? तो नि प्लस कलंक, विसर्ग संधि है ना, तो निष्कलंक बन जाएगा। ओके, चलिए इसमें विसर्ग संधि होगा। संधि का वीडियो प्रोवाइड कराने वाला देखता हूँ इस वीक में, तो सोच रहा हूँ कि इसको डाल दूँ। तो निष्कलंक का देख लीजिएगा। बाकी सारे पार्ट्स में जितना रिवाइज कराया हूँ, बताया हूँ, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा आपको। प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा, वीडियो के नीचे भी चल जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा, लिंक डाल दूंगा। निकलंक क्या हो गया? निकलंक मतलब निष्कलंक। तो यहाँ से देख सकते हैं निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या हो गया? नि प्लस कलंक, एक विसर्ग संधि इसमें आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन मूव करेंगे नेक्स्ट पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार बोला जा रहा है, रचना के आधार पर नहीं। 3, 5, 8 या 6 पढ़ाया था ना वाक्य। तो बताइए, इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस भी किया था और रचना के आधार पर तो पढ़ा चुका हूँ। तीनों वाक्य रचना के आधार पर पढ़ा चुका हूँ। ओके, यहाँ पे अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ाया था। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भाग में बांटा गया है। अब क्या है 8 भाग, देख लीजिए। देखिए वाक्य का वर्गीकरण होता है रचना के आधार पर। वाक्य के भेद होता है 3, जो कि सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। बताया था ना, सरल वाक्य जिसमें एक ही कर्ता, एक ही उसका मतलब एक ही सब्जेक्ट होता है, विधेय एक भी होता है, एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, सेंटेंस क्रिया भी एक ही होता है, तो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में देखने को मिलेगा 2 सब्जेक्ट होता है, मतलब 2 उपवाक्य होता है और दोनों ऐसे इंडिपेंडेंट रहता है अपना मीनिंग के लिए। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य जो है वाक्य खंड दूसरा वाक्य खंड पे डिपेंड रहता है, तो उसको मिश्रित वाक्य बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको आप लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज दोनों का मेल होता है ना, तो वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अर्थ के आधार पर यहाँ पे है, अर्थ के आधार पर, सॉरी क्वेश्चन बोला हूँ। विधानवाचक, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो यही अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद है। ओके, चलिए तो आंसर कितना हो गया आपका? आंसर 8 हो गया। तो 8 तो यहाँ पे लगा ही दिया था, तो आंसर 8 हो गया। चलिए मूव करते हैं। रचना का आधार पूछेंगे तो 3 बता दीजिएगा ना, सरल, संयुक्त और मिश्र, जिसको आप लोग मिश्रित भी बोलते हैं। दुर्भिक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? दुर्भिक्ष शब्द का अर्थ होता है अकाल पड़ने पर। क्या होता है? दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल पड़ने पर। एक क्वेश्चन इसका जस्ट आएगा तुरंत, देख लीजिएगा। दुर्भिक्ष मतलब क्या होगा? अकाल पड़ने पर। यहाँ से देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलने के लिए एक वर्ड होता है दुर्भिक्ष। क्या होता है? दुर्भिक्ष। तो यही हो गया। यानी कि देखिए जब अकाल वगैरह पड़ जाता है ना, तो बहुत चीज़ धीरे धीरे कम मिलता है, तो वहाँ से कुछ सेंस चला जाता है उसका। तो अगर आएगा क्वेश्चन की बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलता है, उसके लिए एक से बताइए, वन वर्ड बताइए, तो दुर्भिक्ष ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? देखिए पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा, बता सकते हैं हम? चलिए पंक्ति शब्द का तद्भव होता है, देखिएगा आप लोग, पांत होगा। क्या होगा? पांत। पंक्ति समझते हैं ना, लाइन जो लिखा रहता है उसको पंक्ति बोलते हैं। बाकी पाद मतलब तो चरण होता है, पर मतलब पत्ता होता है, पांच मतलब लोग समझते हैं। ओके चलिए ओके, तो पंक्ति शब्द का तद्भव क्या हो गया? पंक्ति शब्द का तद्भव होगा पांत। तो इसको याद रखिएगा, पंक्ति जो लाइन है उसका तद्भव पांत होगा। पंक्ति शब्द तत्सम है तो उसका थोड़ा ट्रांसफॉर्म फॉर्म उसका तद्भव हो जाएगा, और वो तद्भव रूप क्या बनेगा? पांत। तत्सम तद्भव पूछते हैं क्वेश्चन बहुत।
उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा, बोला जा रहा है कि उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत प्लस धरन, अन, उत प्लस हरन या उद प्लस रन, क्या होना चाहिए। देखिए इसमें उत प्लस धरन बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन उत प्लस धरन नहीं, उत प्लस हरन होता है। क्या होता है, उत प्लस हरन होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा ना, उत प्लस हरन उद्धरण। ओके चलिए, और इसमें कौन सा संधि है, उसमें देखिएगा व्यंजन संधि है ना। क्या है इसमें, इसमें व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है उन्मना शब्द का तद्भव बताइए। तत्सम तद्भव को ज़्यादा ही हो गया ना। उन्मना शब्द का तद्भव बताइए। उन्मना शब्द का तद्भव बताना है अजन्मा, अनमना, उमना या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका होगा अनमना। अनमना मतलब होता है बिना मन का, आपको कोई काम करने का मन नहीं है तो आप उसको उन्मना बोलते हैं। उसका आपका तद्भव रूप देखने को मिलेगा अनमना। कितना शोर किया जा रहा है। अनमना हो जाएगा। क्या होगा, अनमना मतलब बिना मन का। क्या हो जाएगा, बिना मन का। थोड़ा सा पेन से ना अच्छा से लिखाता नहीं है, बिना मन का, आदत नहीं किया हूँ ट्राई ना। बिना मन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नमस्ते का संधि विच्छेद। नमस्ते का संधि विच्छेद, तो देखिए इसका नमस्ते का नमः प्लस ते हो जाएगा ना। क्या होगा, नमः प्लस ते, नमस्ते एक विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि को अगर संधि विच्छेद कर लिए तो समझ जाइए कि आपका आंसर निकल जाएगा। विसर्ग संधि है। संधि का वीडियो ना आपकी इस वीक में मैं टालूंगा नहीं, इस वीक में ना पहुंचा देने वाला हूँ, आपकी संधि का पार करा दूंगा आपको। बहुत दिन से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस वर्ण का उच्चारण तालु होता है। तालु समझ में आता है। इसका ना एक आपको तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, आज टेलीग्राम पे एक मैं आपको इमेज प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो देख के उसको समझ लीजिएगा अच्छा से। ओके, तालु जीभ का ऊपर, मतलब जीभ अब जहाँ है थोड़ा समझिएगा, उसको ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग तालु बोलते हैं, जो सर की तरफ जाता है। तो किसका उच्चारण आसान तालु होता है। तो देखिए जो इसमें है र, जो स है या फिर मूर्धन स है, या इसको दंश बोलते हैं, दंश, और इसको मूर्धन्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपका सौ। तो देख लीजिए इसको, तो क्या होता है, तो ये जो है सबका तालु जो होगा उसका हो जाएगा आपका तालाबे स। इसको बोलते भी हैं तालाबे स। क्या बोलते हैं, तालाबे स आप लोग बोलते हैं। समझ गए। तो इसका जो है से उच्चारण स्थान जो है से स है। सब वर्ण वगैरह पढ़ना है ना, वर्ण और उसको उच्चारण स्थान, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो संधि के बाद अगर देखता हूँ वर्ण का ही नंबर आएगा तो संधि तो इस वीक में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इसका तो अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, अब गारंटी दे रहा हूँ सबके सामने, तो अब तो पीछे नहीं हटूंगा, तो आपकी संधि मिल जाने वाला है इस वीक में। ओके, तो इस वीक में देख लीजिए कितना दिन बचा है, लेकिन मिल जाएगा। और संडे को ना एक्चुअली मैं बार बार बोलना भूल जा रहा हूँ, इस बार संडे को आपका टेस्ट होगा। क्या होगा, संडे को 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। ओके, संडे को 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। देखिएगा कितना आप लोग मांगते हैं, और टेस्ट यूट्यूब पे होगा, लाइव होगा। ओके चलिए, उसमें आप लोग को आंसर तुरंत तुरंत देते जाना है, और देख लीजिएगा कि किसका किसका ज़्यादा मार्क्स आता है। ओके चलिए, तो आंसर इसका हो गया 100। समझ गया। तालु क्या होता है, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे होता है तालु। देखिएगा अभी ई होता है बड़ी ई बोलिए, छोटी ई बोलिए, और जो चौवर्ग है ना, चौवर्ग च छ ज झ सब, तो उसका उच्चारण आसान तालु होता है ना, तालु होता है। बाकी मूर्धन्य स देख रहे होंगे, जो मूर्धन्य स है और र है, इसका मूर्धा होता है, और इसको दंश होता है, दंत होता है इसका ना, मूर्धा से ही चल जाता है लेकिन इसका दंत होता है। तो मूर्धन्य स है तो मूर्धा से उसका उच्चारण हो जाएगा मूर्धन्य स, और र जो है उसका मूर्धा से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप किस भाषा का शब्द है। आप किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा, अरबिक भाषा, जो फारसी है, और फिर डच। यहाँ से देख लीजिएगा, जो आप जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ से कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि संस्कृत वर्ड, संस्कृत हो गया, क्या हो गया, संस्कृत हो गया, आपका हिंदी हो गया। ओके, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। उसके बाद गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, कश्मीरी है। ओके, और नेपाली, यहाँ तक नेपाली भाषा है। ओके, गुजराती लिख दिया, मराठी भाषा लिख दिया। ओके, ये सारा भाषा का देखिएगा ना, लिपि जो है सबका देवनागरी ही है। क्या है, लिपि देवनागरी ही है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, यहाँ से एक नेपाली वगैरह बताया था। तो ये सारे भाषा जितने भी हैं सारा का लिपि देवनागरी है, और हिंदी का तो इसको आप बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो ये सारा हो गया। राजस्थानी भाषा है, उसका भी लिपि आपका जो है देवनागरी ही देखने को मिलेगा। ओके, पंजाबी भाषा की लिपि आपको गुरुमुखी देखने को मिलेगा। मैं बोला था ना कि भाषा का विकास है, चाहे कुछ कुछ जो भाषा लिखी जाती है उसका लिपि वगैरह भी आपसे पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो लिपि वगैरह देख लीजिएगा। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ओके, और उर्दू भाषा का देखिएगा लिपि, तो उर्दू भाषा का देखिए, उर्दू जैसे फारसी में लिखा जाए, फारसी कहीं कहीं लिपि मिलेगा, और नहीं तो नाश्ता लिख भी मिलता है ना, नाश्ता लिख भी अगर होगा तो टिक लगा लीजिएगा। तो दोनों रहता है, ऐसे दोनों ऑप्शन में होंगे तो नाश्ता लिख, नहीं तो फारसी। ठीक है, चलिए, वही होता है उर्दू भाषा की लिपि। इंग्लिश लैंग्वेज तो रोमन में लिखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधुही पिए। इस पंक्ति जो है आपको बताना है अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर मानविकरण। तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। लट लटकनी मनु, एक शब्द बताया था वहाँ, जब बताया होगा तो बताया होगा मनु शब्द, मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, ये सब शब्द आता है। बिना आंख मुन के आप लोग टिक लगा लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके, तो कुछ कुछ ट्रिक भी बताया था, तो देख लीजिएगा उसको। आ जाके ना अलंकार का वीडियो देखिए आप लोग, अलंकार मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ ना अलंकार। चलिए, तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा। बाकी अलंकार जो होता है दो तरह का इसमें होता है, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। एक शब्द का शब्द मिलकर क्या करता है, शब्दों के आधार पर जो है काव्य में जैसे सौंदर्य उत्पन्न होता है। यमक, श्लेष और एक बच गया अनुप्रास। क्या बच गया? अनुप्रास। ये दोनों मिलकर शब्द अलंकार बनते हैं ना, यही तीनों शब्द अलंकार है। बाकी जितने भी आ जाएंगे उसको आप अर्थ अलंकार बोल दीजिएगा। जैसे उत्प्रेक्षा मानवीकरण हो गया, अतिशयोक्ति बोल देगा, रूपक बोल देगा, उपमा बोल दे। समझ गए? तो समझ गए ना, तेईस रहा था इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु शब्द को समझिए इसका, ठीक है। और बाकी डिटेल में जाकर वीडियो एंजॉय कीजिए। मृगेंद्र में कौन सा समास है? मृगेंद्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो देखिए मृगेंद्र में है ना, मृगेंद्र होता है मृगों का इंद्र, मृगों का इंद्र। ऐसे इसको अगर हम लोग करें समास विग्रह, समास विग्रह समझते हैं ना, समासिक पद जो पूरा जो शब्द होता है उसको शब्दों में तोड़ना, उसको हम लोग समास विग्रह कहते हैं। तो इसमें मृगों का इंद्र अर्थात सी होता है। क्या होता है? मृगों का इंद्र अर्थात सी। तो मृगों का इंद्र अर्थात सी होता है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसी अगर बहुब्रीहि समास में समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। बताया था ना कि जो है क्या होगा? अन्य पद प्रधान, यानी कि न तो उत्तर पद प्रधान होता है न ही पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों जो है आपका जो है पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में देखिएगा इसका पहला शब्द संख्यावाची होता है। ओके, पहला पद संख्यावाची, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब वैसे शब्द जिनका किसी भी वचन काल लिंग वगैरह में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, उसको अव्यय बोलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और भी आएगा, मृगेंद्र हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? मृगेंद्र में आपका बहुब्रीहि समास हो गया ना, तो मृगेंद्र में बहुब्रीहि समास। मृगों का इंद्र इसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? देखिए, अगर देखिएगा आप लोग तो जानते होंगे टेक्स्ट बुक का टेस्ट होता है ना, तो अगर इसको सर्च किया मैं नेट पर, सर्च करता रहता हूँ मैं भी, तो प्रधानमंत्री में सर्च कीजिएगा तो दो चीज़ मिलेगा आपको। इसमें आपको बहुब्रीहि समास मिलेगा और कर्मधारय भी मिलेगा। और उसका रीजन क्या है? टेक्स्ट बुक वाले का अगर सर्च कीजिएगा प्रधानमंत्री में कौन समास है, तो टेक्स्ट बुक खुल के आया था, उसका वेब पे टेक्स्ट बुक खुल के आया था, उन लोग बता रहे थे प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास है। क्या है? प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास है। लेकिन इसका यहाँ पे अगर कर्मधारय नहीं है ऑप्शन में, तो इसका आंसर बहुब्रीहि जाएगा। यानी कि प्रधान है जो मंत्री में प्रधान है, मंत्री में जो प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री, ऐसे इसका विग्रह करेंगे तो प्रधानमंत्री आएगा। अर्थात जो सारे वर्ड मिलकर किसी एक अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री जो होता है एक अलग पोस्ट होता है किसी, जितना मंत्री में उसमें प्रधान कौन होगा? एक अलग आदमी। उन लोग मंत्री से निकल कर, जितने ही मंत्री हैं उनमें से निकल कर एक अलग आदमी होगा। तो उस केस में इसका आंसर बहुब्रीहि जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर बोलिएगा इसको प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री उपमेय और उपमा लगा, मतलब विशेषण और विशेष लगा दीजिएगा कि मंत्री के बारे में बताया जा रहा है कि जो मंत्री है वो क्या है? प्रधान है। यानी कि आपका देखने को मिलेगा एक विशेष से हो गया, क्या हो गया? विशेष से हो गया, और इसको विशेषण कह दिए, तो उस केस में यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जब समास का वीडियो पढ़ाया था तो मैं बताया था कि मेन रूप से आपको समास कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो तरह का समास भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा? द्वंद्व, कहीं कहीं मतलब मैं बताया था कि बहुब्रीहि समास भी है, कहीं कहीं द्विगु समास भी है, दशानन वगैरह में। तो मतलब उसका विग्रह कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है। तो देख लीजिएगा यहाँ से, तो बहुब्रीहि समास और भी होगा इसमें प्रधानमंत्री में, और कर्मधारय समास भी होगा। टेक्स्ट बुक वाले कर्मधारय समास डाल के रखे थे। बात समझ आ रही है? तो उस सेंस में इसको डाला गया। दोनों तरफ समझ लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, जो प्रधानमंत्री है इसमें दोनों समास है। यहाँ पे जो बहुब्रीहि में इसीलिए लिया, मंत्री में जो है प्रधान, मंत्री में जो है प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री। बात समझ में आया? तो उस केस में बहुब्रीहि ले लिया। अगर इसका मैं ऐसे किया तो समास विग्रह, और नहीं तो अगर बोलिएगा मंत्री प्रधान है, यानी कि मंत्री आपका एक जैसा जो है विशेष है, और जो इसके पहले प्रधान लगा दीजिए तो ये आपका विशेषण है। तो विशेषण और विशेष का जब उपबंध यहाँ पे जाता है तो उस केस में जो है यहाँ पे क्या आ जाता है? उस केस में आपका कर्मधारय समास आ जाता है। ओके,
तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा, ऐसे वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसका मेन रूप से ना आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड किए कि नहीं, पीडीएफ डाउनलोड आप लोग किए होंगे तो उसमें क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराया था। मैं यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब टेलीग्राम पर आपको दिया था इसका पीडीएफ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी डाल दिए थे, 12 या 15 क्वेश्चन होंगे कुछ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है प्रत्यय? मतलब होता है जो जिसको क्या हो, जिसका लास्ट में लगता है। प्रत्यय मतलब बाद में होता है, उपसर्ग मतलब पहले होता है। तो बताइए कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय किस में है? तो इसमें देखिए आंसर क्या होना चाहिए, एक हरा, आजनम, परामर्श या खुशबू। तो इसका आंसर देखिए होगा एक हरा ना, एक हरा, एक प्लस हरा, एक प्लस हरा, तो इसमें आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा। ओके चलिए, तो हरा इसमें क्या था, एक हरा, हरा प्रत्यय इसमें लगा हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखने को मिलेगा आजन्म किसको बोलते हैं? आजन्म के लिए एक किसी का एक अनेक शब्दों को बदला एक शब्द है आजन्म। बताइएगा किसके लिए हम लोग आजन्म यूज करते हैं? आज बता देता हूँ, जन्म से लेकर अब तक के लिए आजन्म होता है ना, जन्म से लेकर अभी तक आजन्म, जन्म से लेकर आजन्म। निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है ना? विदेशज मतलब समझते हैं ना, जो बाहर से फॉरेन लैंग्वेज के बारे, फॉरेन वर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। सब में आप पढ़िएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ना, जैसे देशज हो गया, विदेशज हो गया, ओके, और तत्सम और तद्भव, यही सारे में आते हैं टोटल। तो देखिए औरत, आग, खेत या पगड़ी, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए जो विदेशज शब्द देखने को मिलेगा ना, वह विदेशज शब्द देखने को मिलेगा आपको औरत। क्या होगा? औरत जो है सिर्फ विदेशज शब्द है। बाकी आग वगैरह होता है, आप लोग देखे होंगे, आग, आग जैसे अग्नि से निकल कर आया है तो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है। खेत भी तद्भव ही है। ओके चलिए, पगड़ी है से अपना देशज शब्द है। क्या है? पगड़ी जो है से आपका देशज शब्द में आता है। लोटा वगैरह देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं होता है ना, तो उसे देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। अव्ययी भाव समास पता होना जिसका पहला पद अव्यय हो। रक्त, पुष्प, गंगाजल, सीताराम या फिर निसंदेह। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए निसंदेह। निसंदेह में आप लोग अच्छा से देख सकते हैं कि एक पहला वर्ड निह लगा हुआ है, निह प्लस संदेह, निसंदेह। तो यहाँ से अव्ययी भाव समास हो गया। सीताराम में कौन सा समास है? सीताराम में आपका द्वंद्व समास देखने को मिलेगा ना, सीता और राम दोनों के बारे में बात की जा रही है। गंगाजल, गंगा का जल, क्या है? गंगा का जल, तो इसमें आप लोग देखने को मिलेगा गंगा जल में गंगा का जल, तो इसमें आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। काके की वगैरह आ रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा गंगा जल में। रक्त पुष्प में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि क्यों? क्योंकि रक्त पुष्प का देखिएगा, रक्त पुष्प जो है ना सर, रक्त जैसा है जो पुष्प, उसका मतलब अनार वगैरह होता है। ठीक है, क्या है? अनार के लिए यूज होता है। तो तीसरे पद की प्रधानता कर रहा है, मतलब तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ से चला जाएगा बहुब्रीहि। ओके समझ गया, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संयुग्या छ, त्र, ज्ञा इनमें से किस वर्ग में आते हैं? संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्वर व्यंजन या फिर व्यंजन सिर्फ। देखिए संयुग्या छ, त्र, ज्ञा और एक आता है स्र, बताया था ना, वो सब आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं ना, संयुक्त व्यंजन है। जैसे इस संयुग्या छ कैसे बना है? क और स से मिलकर बना है। तर, त और र से, ज्ञा आपको मिलेगा ग से, और ज्ञ अवयव से मिलकर बना है। तर, स, स्र देखने मिलेगा, मिलेगा आपको स्र है ना, स और र से मिलकर बना है। इस तरह से आपको संयुक्त व्यंजन देखने को भी मिलते हैं। टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया था, आप लोग तो वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो संयुक्त व्यंजन हो गया, इसको देख लीजिएगा। संयुग छ, तर, ज्ञ। ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? कंठस्थ व्यंजन, दंत, दंतों से तालव्य। अभी मैं चर्चा कर रहा था जो छोटी ई, बड़ी ई, चौवर्ग था और एक अभी तालव्य सा था ना, बताया था ना अभी तालव्य सा वगैरह। तो ये सब क्या था? ये सब आपका तालव्य व्यंजन के एग्जाम्पल है। इसका उच्चारण स्थान पर के आधार पर है तो तालव्य हो जाएगा। ओके चलिए, पाणिनि ने य, र, ल, व को संक्षेप में क्या बोला है? तो देखिए य, र, ल, व को पाणिनि के द्वारा यन कहा गया है। क्या है? यन कहा गया है। पाणिनि पता ना संस्कृत व्याकरण की रचना वगैरह किए थे, चलिए वही पाणिनि जी हैं। तो यन बोले हैं, अंतस्य र, ल, व को हलंत है ना, यानी कि इसमें जब य में जब तक अ नहीं लगेगा तब तक पूरा य नहीं बनेगा, इसका मतलब ये होता है। ओके चलिए, यह हलंत इसको पढ़ा जाता है, इसको हलंत बोला जाता है ना, जो लाइन दिख रहा है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे आज। एंजॉय किए होंगे आप लोग, कुछ जरूर सीखा होगा आपने। तो यहाँ तक आते हैं तो जेच लिख के जाइएगा। बाकी आज तो वीडियो मिल जाएगा, आज तो टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि वीडियो आज अब जल्दी अपलोड कर पा रहा हूँ।
तो आज झारखंड वीडियो शाम को 8 बजे एंजॉय कीजिएगा और धीरे धीरे देखता हूँ इस वीक में आपको प्रोवाइड कराता हूँ ना संधि के बारे में, और भी टॉपिक धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम अभी नहीं आ रहा है, एग्जाम जब डेट वगैरह हो जाएगा ऐसे तो क्वेश्चन कोई कोई बोल रहे थे कि कब एग्जाम है, तो देखिए मई मंथ का जो लास्ट वीक है वहाँ पे बोले हैं कि उस सब एग्जाम लेंगे। जब आने लगेगा तब देखेंगे और फास्ट वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग बस ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए। देखता हूँ संडे का टेस्ट होगा ना तो उसको ज्वाइन करिएगा ना, अब हर एक वीडियो में बताऊँगा संडे को टेस्ट होने वाला है, संडे को टेस्ट होने वाला है, तब लोग आएंगे तो वहाँ पर लाइव आइएगा आप लोग। तो चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे भारतम।